Good morning, sir. Very good morning. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. अच्छा, आवाज सही से आ रही है? Yes, sir. सर हेडिंग भी ढंग से नजर आ रही है बोर्ड के ऊपर? यस सर, शकल नहीं है। चलो ठीक है, क्लास में आते हैं। देखो, फाइनली हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमारी लाइव क्लास के। एक तो फर्स्ट चैप्टर था जो केमिकल रिएक्शन वाला था, और सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया एसिड बेस एंड सोल्ट। अब मैं वही केमिस्ट्री का ही तीसरा चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर बायोलॉजी के करेंगे, 2 चैप्टर केमिस्ट्री या 2 चैप्टर फिजिक्स। पहले केमिस्ट्री ही पूरी होगी। केमिस्ट्री का ही तीसरा चैप्टर चालू कर रहा हूं मैं, और चैप्टर है धातु एवं अधातु। इजी चैप्टर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप 8वीं क्लास में भी पढ़ के आए इसको। बस फर्क इतना सा है, 8वीं क्लास में 8th क्लास में आपने उसका छोटा लेवल पढ़ा था, अब आप इसका बड़ा लेवल पढ़ रहे हो। ठीक है। और चैप्टर का टाइटल क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसके जो स्टडी पॉइंट्स हैं, स्टडी जो मटेरियल है, इसमें आपको क्या पढ़ना है? देखो, सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहले जो पॉइंट आप रीड करोगे, धातुओं के भौतिक गुण। दूसरा जो पॉइंट है, अधातुओं के भौतिक गुण। जो चीज आप धातु के लिए पढ़ोगे वही चीज आपको किसके लिए पढ़नी है? अधातु के लिए। सबसे पहले धातुओं का भौतिक गुण, फिर अधातुओं का भौतिक गुण, फिर धातुओं के रासायनिक गुण, और फिर अधातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट पढ़ोगे आप धातुओं के उपयोग, और फिर आप पढ़ोगे अधातुओं के उपयोग। ऐसे धातु और अधातु की पूरी जानकारी लेनी है। और सबसे लास्ट में जो चैप्टर का सबसे मेन पोर्शन है, वो है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का शोधन कर्म बोल सकते हो, धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हो। मतलब धातु सब नीचे से निकाली जाती है। धातु और अधातु मानव के द्वारा नहीं बनाई जाती, सब नीचे से निकलती है, खानों से, खनिजों से। तो वहां से धातुओं को शुद्ध कैसे किया जाता है, ये वाला पोर्शन पढ़ना आपको। ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को चालू करने से पहले आप पहले वाले चैप्टर में आओ, अम्ल, क्षार और लवण में। उसमें हमने एक छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया था, पीओपी के उपयोग। ये बच गया था ना शायद, या हो गया था? यस सर। Yes, sir. नहीं हुआ था। रह गया था। ओके। पीओपी के उपयोग करके फिर मैं थर्ड चैप्टर में पहुंचता हूं। देखो, स्टार्ट करते हैं। पीओपी के उपयोग। आवाज बंद कर लो सब, आज सिर्फ सुनने का मैटर है, इसमें समझने वाली कुछ नहीं। धातु अधातु वाले चैप्टर में आपको दिमाग ही नहीं लगाना, सारी याद करने वाली चीजें आएंगी, सारी रटने वाली रिएक्शन आएंगी। आपका माथा खर्च नहीं होगा धातु अधातु में। हाँ, अम्ल क्षार में तो फिर भी जैसे पीएच स्केल है, वहां पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो, पीओपी के उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो पहला उपयोग ये है, टूटी हुई, आवाज बंद कर लो सब, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। एक बार लिख देता हूं सारा, फिर समझाता हूं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, भवन निर्माण में, भवन निर्माण में। पॉइंट नंबर 3, अग्निशय पदार्थ में, अग्निशय पदार्थ में। पॉइंट नंबर 4, दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में। पॉइंट नंबर 5, दंत चिकित्सा के अलावा आप दे सकते हो मूर्ति कला में, मूर्ति कला में। और पॉइंट नंबर 6 जो हम सबका फेवरेट पॉइंट है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये लो 6 पॉइंट तैयार कर लेना पीओपी के उपयोग में। सबसे पहले टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए। और आप ये सब जानते हो, जब हड्डी क्रैक हो जाती है, या तो हड्डी किसकी टूटती है, हाथ की, या फिर हड्डी किसकी टूटती है, पांव की। जैसे मान लो यहाँ से हड्डी टूट गई, तो आपने देखा होगा टूटी हुई हड्डी पर एक व्हाइट कलर का प्लास्टर चढ़ाया जाता है।
सफेद रंग का क्या चढ़ाया जाता है? प्लास्टर। वो जो प्लास्टर है वो किससे बनाया जाता है? पीओपी से। कैसे? जैसे हाँ, आप यहाँ से दो क्वेश्चन समझना कि पीओपी का यूज वहां पे क्यों हो रहा है। दूसरी बात, ये हड्डी को कैसे सही कर देगा, तो ध्यान देना। जैसे मान लो मेरी ये 2 उंगलियां हैं, बिल्कुल एक सीधी हड्डी समझना आपको। अगर ये हड्डी क्रैक होती है, ये हड्डी टूटती है, तो ये हड्डी ऊपर नीचे हो जाएगी, या तो ये हड्डी ऐसे हो जाएगी, या फिर ये हड्डी कैसे हो जाएगी? ऐसे। तो इन हड्डियों को ऐसे बैलेंस करने के लिए, इनको बराबर करने के लिए, समझ में आ रही है बात? हड्डी ऊपर नीचे हो जाती है, हड्डी ऊपर नीचे हो जाती है, तो इन हड्डियों को बैलेंस करने के लिए, इनको एक इक्वल, एक सीधी लाइन में लाने के लिए इनके ऊपर एक ठोस परत का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। इन हड्डियों के ऊपर एक ठोस परत आनी चाहिए, इतनी कठोर परत आनी चाहिए कि अंदर की तरफ ये हड्डियां हिलनी नहीं चाहिए। सोचो, मान लो ये 2 हड्डियां ऊपर नीचे हो गई, आपने इनके ऊपर पॉलीथीन की थैली लपेट दी, तो पॉलीथीन की थैली हिलेगी तो फिर तो हड्डियां भी हिलेगी। तो इनके ऊपर एक कठोर परत का निर्माण होना चाहिए। देखो ऐसे समझना ध्यान से एक बार। मान लो ये एक हड्डी है हाथ की, और ये हाथ की दूसरी हड्डी है, ऐसे। अब अगर हमें इन दोनों हड्डियों को बिल्कुल परफेक्टली फिट करना है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें इनको स्टिंग करना है, चिपकाना है, या इनको जोड़ना है, तो इनके ऊपर बताओ एक कठोर परत का लेप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इनके ऊपर एक कठोर परत का लेप करना पड़ेगा। और वो कठोर परत कौन सी होती है? पीओपी होती है। कठोर परत में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कठोर चीज होगी ना, कठोर, तो ये हाथ है, हाथ को तो कोई भी आके चोट मार सकता है, हाथ की चोट लग सकती है। तो वो जो चोट लगेगी ना, वो जो आघात पहुंचेगा, वो जो प्रहार होगा, वो इस प्लास्टर के ऊपर होगा। हड्डी तक वो चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हड्डी थोड़ी सी भी नहीं हिलनी चाहिए। अगर हड्डी आपकी, टूटी हुई हड्डी की बात कर रहा हूं मैं, अगर टूटी हुई हड्डी थोड़ी सी भी हिल गई ना, तो फिर वो सेट नहीं हो पाती, वो जुड़ नहीं पाएगी। इसलिए उसके ऊपर एक कठोर और एक मोटा आवरण चढ़ाया जाता है, ताकि गलती से हड्डी पर चोट लग जाए, हाथ हिल जाए, किसी चीज से टक्कर लग जाए, तो अंदर वाली हड्डी हिलनी नहीं चाहिए। इसलिए इसके ऊपर एक मोटा आवरण चढ़ा दिया जाता है। और ये जो मोटा आवरण है, ये मोटा आवरण किसका होता है? पीओपी का। दूसरी बात आप ये ध्यान दोगे कि सर पीओपी तो पाउडर की अवस्था में होता है, पीओपी तो पाउडर होता है, पाउडर कैसे प्लास्टर बनाएगा? बिल्कुल पीओपी पाउडर की फॉर्म में होता है, लेकिन पीओपी में जल मिला देता हूं। अगर पीओपी में जल मिला दे, ये हमने पढ़ा था गुणधर्म के अंदर, अगर पीओपी में जल मिला दिया जाता है तो 10 मिनट के बाद में एक कठोर संरचना का निर्माण होता है। और उस कठोर चीज का क्या नाम है बताओ? जिप्सम। वेरी गुड, जिप्सम। तो पीओपी का जो पाउडर होता है, देखो सुनो, पहले तो क्या पट्टी बांधी जाती है हड्डी पर, पहले क्या पट्टी बांधी जाती है, फिर पीओपी में पानी मिला दिया जाता है, और फिर वो जो पीओपी का जो गीला गीला पेस्ट बनता है ना, क्योंकि इतनी जल्दी जिप्सम नहीं बनता, 10 से 15 मिनट लगता है जिप्सम बनने में, तो पीओपी का जो पेस्ट बना ना, पेस्ट गीला गीला सा पेस्ट, उसका लेप कर दिया जाता है फटाफट। जैसे ही लेप होगा 10 से 15 मिनट के बाद में वो क्या सूख जाएगा, और एक कठोर मोटी परत बन जाएगी। वो जो कठोर मोटी परत है वो किसकी परत बन जाएगी? जिप्सम की। और मोटी परत क्यों बनाई जाती है मैंने बता दिया, ताकि हड्डी सेट हो जाए, हड्डी हिले नहीं, ठीक है, इसलिए। तो ये पहला पॉइंट था, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा, भवन निर्माण। तो भवन निर्माण में आप जानते हो, देखो दीवारों की अगर मैं बात करूं, तो दीवारों पर तो कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ाई जाती है, पुट्टी करते हैं जिसको बिरला पुट्टी बोलते हैं। आपने छत में देखा होगा, छत में ऐसे बॉर्डर बनाई जाती है ना, या बीच में पंखे के चारों तरफ सर्कल बनाए जाते हैं, या जो भी छत के कॉर्नर्स होते हैं उनमें डिजाइन दी जाती है, सर्कल बनाए जाते हैं, फ्लावर बनाया जाता है, स्केटिंग की जाती है। वो सब किसकी की जाती है? भवन निर्माण में अगर कोई चीज काम आ रही है छत में, तो वो किसकी की जाती है? पीओपी। पीओपी, क्योंकि एक प्लास्टर के काम में आता है ना, एक लेवल बनाने के काम में आता है। और अगर हमें छत का लेवल अच्छे से बनाना है, तो फिर वो पुताई कर दी जाती है किसकी? पीओपी की। फिर वो सूख कर जिप्सम बन जाता है और सेट हो जाता है, ठीक है। भवन निर्माण में देखो, टूटी हुई हड्डी को सेट करने पीओपी का इस्तेमाल होता है। भवन निर्माण में पीओपी का इस्तेमाल होता है अग्निशय पदार्थ के रूप में। अग्निशय पदार्थ के रूप में। अग्निशय से मतलब ये है कि जो पीओपी है,
पीओपी है वो आग को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, आग को क्या कर लेता है, अवशोषित। तो मैं एग्जांपल दे दूं, जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं ना, जो फायर ब्रिगेड के मेंबर होते हैं, आग बुझाने वाले कर्मचारी, उनकी जो पोशाक बनती है, उनकी पोशाक के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर पीओपी का लेप किया जाता है, पतला पतला लेप, ऐसे मोटा नहीं, फिर वो तो प्लास्टर बन जाए, बिल्कुल हल्का सा पतला सा लेप किया जाता है, क्योंकि वो आग बुझाने के लिए अंदर घुसते हैं, तो आग उनकी बॉडी तक पहुंच सकती है, लेकिन आग को बॉडी तक नहीं पहुंचने देती कौन, पीओपी, क्योंकि उनकी पोशाक के ऊपर पीओपी का लेप होता है, और पीओपी एक अग्निशय पदार्थ है, मतलब पीओपी अग्नि को सहन करने वाला पदार्थ है, अग्नि को अवशोषित करने वाला पदार्थ है। इसलिए आग बुझाने वाले जो फायर ब्रिगेड के मेंबर होते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म, उनकी जो ड्रेस होती है, उनके ऊपर पेस्ट किया जाता है, लैप किया जाता है, किसका, पीओपी का। समझ में आ रहा है पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट देखो, दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में ये तो आपने घर पे देखा होगा आराम से, या तुम में से किसी ने करवाया होगा। दंत चिकित्सा का मतलब है, मान लो बहुत ज्यादा हम मीठा खाते हैं, ये मैंने उसमें भी बताया था जब तुम्हें पीएच स्केल पढ़ाया था, जब हम बहुत ज्यादा मुंह की पीएच पढ़ाया था ना, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, तो माउथ की जो पीएच थी, हम बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, तो मीठा खाने से दांत खराब होंगे, क्योंकि पीएच डाउन जाती है, दांत खराब हो गए, मान लो दांत के अंदर गड्ढा बन गया, जिसको हम हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, दांत में कीड़ा लग गया, दांत में क्या लग गया, कीड़ा। कीड़ा लगने का मतलब है जो दाढ़ आती है ना, जो मोलर और जो प्रीमोलर दांत है अंदर, चौड़नक और अगर चौड़नक दांत है, उनमें गड्ढा बन जाता है, एक काले रंग का गड्ढा। अब गड्ढे से क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो उसके अंदर जाके फंसता है और दर्द होता है, चबाया नहीं जाता। तो वो देखो ऐसे है, जैसे मान लो मैं दो दांत बनाऊं, बड़ा ही बना देता हूँ समझाने के लिए, ये एक दांत और ये दांत की जड़ है, तो नीचे जाके फिट हो गई और यहाँ पर देखो इतना ही होता है दांत, यहाँ से मसूड़ा निकल रहा है, मसूड़ा आता है ना रेड कलर का मसूड़ा, वो आ गया, फिर यहाँ से दूसरा दांत स्टार्ट हो गया। वैसे तो होता क्या है कि ये दांत बिल्कुल ऐसे सेट होता है, इसके साथ चिपका होता है, ऐसे देखो, ऐसे कि बिल्कुल ऐसे सेट होकर नीचे जाता है ऐसे। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, कीड़ा लगने का चांस होता है, क्योंकि पीएच, मुंह की पीएच गिर जाती है, 6.8 से 5.5 आ जाती है, तो फिर दांतों में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या, दांत टूट जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, और यहाँ पर गड्ढा सा बन जाता है ऐसे। ये दिख रहा है आपको, ये गैप बन गया ना, यहाँ पे गैप दिख रहा है, सीधा गैप। देखो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर दोनों उंगलियां जुड़ी हुई है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों उंगलियों को दांत समझ लो ऐसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर दोनों उंगलियां थोड़ी थोड़ी हट गई ऐसे, अब खाना बीच में आ सकता है, जो खाना आप खाओगे ना ऐसे खाना, ये खाना दोनों दांतों के बीच में आएगा, ऐसे ही जो गैप बना हुआ है, थोड़ा समझाने के लिए बड़ा बना देता हूँ। वैसे ये गैप सभी में होता नहीं है, जिनमें ये प्रॉब्लम आएगी उनमें होगा। तो ये खाना सीधा अंदर आएगा, और ये तो जो रेड कलर के जो मसूड़े होते हैं ना हमारे, ये तो मांसपेशी है, तो खाना आके सीधा यहाँ पर फंसेगा, और फंसेगा तो हम चबा नहीं सकते, क्योंकि दर्द होगा, भयंकर दर्द होता है। तो फिर क्या किया जाए, इस गैप को कैसे भरा जाए, ये जो गैप दिख रहा ना आपको, ये जो दरार दिख रही है दरार, इस दरार के अंदर पीओपी का लैप भरा जाता है। पीओपी में थोड़ा सा पानी मिलाकर उस दरार के अंदर पीओपी भर दी जाती है। फिर हमें पता है सूखने के बाद पीओपी किसका रूप ले लेती है, जिप्सम का, और वो जिप्सम उस दरार में जाकर फिट हो जाती है, उस गड्ढे को क्या कर देती है, कवर कर देती है। मान लो हमने इसके अंदर पीओपी भर दी, ये लो तड़ातड़ पीओपी जा रही है इसके अंदर, ये फटाफट इसके अंदर पीओपी भर दी। अब पीओपी भरने का मतलब है थोड़ी देर के बाद ये क्या बन जाएगा, जिप्सम। और जिप्सम बिल्कुल सफेद रंग, बिल्कुल दांत के जैसा, पता ही नहीं लगता, जिप्सम दांत व्हाइट कलर का होता है, ये भी व्हाइट कलर का बिल्कुल। ये दोनों, अब जो खाना आएगा ना, वो खाना यहीं पे रुक जाएगा, अब वो खाना नीचे नहीं जाएगा ना, तो ये गड्ढा, ये दरार, ये दांतों की जो कैविटी है, ये बीच में जो गड्ढा बन गया, वो हमने किसकी बदौलत भरा, पीओपी की बदौलत। तो हम कह सकते हैं कि सर दंत चिकित्सा में भी किसका इस्तेमाल होता है, पीओपी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मूर्ति कला में। मूर्ति कला तो आपने देखा होगा,
कई प्रकार की मूर्तियां बनी होती है, वो पीओपी से बनती है। मूर्ति सबने देखा है, पीओपी से मूर्ति का निर्माण किया जाता है। या आपने कहीं पर कभी भी मार्केट में जाते हो तो जो तिराहा आता है, जो चौराहा आता है रोड का, तो वहां पर एक सर्कल बना होता है ना, उस पर बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी होगी आपने, जिनको स्टैचू बोला जाता है। कई प्रकार के स्टैचू है, तो वो जो स्टैचू बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती है, वो किसके कारण बनाई जाती है, किसकी बदौलत बनाई जाती है? पीओपी के कारण। नेक्स्ट, सब जानते हैं प्रयोगशाला अभिकर्मक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिएक्शन में काम में आएगा। तो ये 6 पॉइंट तैयार कर लेना किसके? पीओपी के उपयोग के। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, भवन निर्माण में, अग्निशय पदार्थ में, दंत चिकित्सा में, मूर्ति कला में, और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखो कितना टाइम खा गया है। सर इस चैप्टर में साबुन और अपमार्जक तो रह गया, किस चैप्टर में? इसमें ही। साबुन अपमार्जक इसमें कहाँ है? सर पढ़ाए थे पहले ऑनलाइन में आपने। साबुन और अपमार्जक तो आपके चौथे चैप्टर में आएगा। एक मिनट रुकना, मैं कंफर्म करता हूं। कहाँ है? साबुन अपमार्जक फोर्थ चैप्टर के अंदर है। मेरे को कंफ्यूज कर दिया, मुझे लगा शायद कोई गलती हो जाए। साबुन अपमार्जक कौन से चैप्टर में है? फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में। एक बार ढंग से देख लिया करो, दिमाग भी खोल लिया करो, किताब में भी देख लिया करो। फोर्थ चैप्टर का मैटर है वो साबुन अपमार्जक। ये चैप्टर कंप्लीट है। तीसरा चैप्टर चालू करने जा रहा हूं मैं। उस थर्ड चैप्टर मैंने पहले भी बता दिया था। थर्ड चैप्टर हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन ये क्या है, तुम्हें थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। बोरिंग क्यों? क्योंकि थर्ड चैप्टर क्या है, इसमें रटने वाली चीजें ज्यादा आ जाती है। आपको ऐसा लगेगा अरे सर ये तो बहुत इजी है, ये तो मेरे को आता है। इजी टाइप का चैप्टर है थर्ड, बिल्कुल। इसे थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन अगर आप देखोगे ना दैनिक जीवन में उपयोग के आधार पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, धातु और अधातु वाला। लेकिन इसका एक पोर्शन बेहद हार्ड है, जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, धातुओं का निष्कर्षण, वो काफी हार्ड है। उसको तो ढंग से तैयार करना पड़ेगा हमें। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं इस चैप्टर के जो स्टडी पॉइंट है वो कौन से हैं। आपको क्या तैयार करना है, चैप्टर का जो मसाला है वो क्या है? पहला पॉइंट है धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण। नंबर 2, अधातुओं के भौतिक गुण। नंबर 3, धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। नंबर 4, अधातुओं के रासायनिक गुण। नंबर 5, धातु एवं अधातु के उपयोग। धातु एवं अधातु के उपयोग। ये चैप्टर का आधा पोर्शन है, मतलब इतना होते ही समझ जाना हमने कितना चैप्टर पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया आधा चैप्टर, और ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है मैटर। ठीक है, अब जो चैप्टर का आधा पोर्शन चालू होगा ये काफी डेंजरस है। मतलब डेंजरस तो क्या है, काफी कुछ सीखना पड़ेगा आपको इसके अंदर। और वो चैप्टर का जो पोर्शन है वो है धातुओं का शुद्धिकरण। और एक आपको पढ़ना है खनिज एवं अयस्क। धातुओं का शुद्धिकरण, खनिज एवं अयस्क। इतनी सारी चीजें डील करनी पड़ेगी आपको इस चैप्टर के साथ।
बस, फिर कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर जब पूरा हो जाएगा ना, फिर चौथा चैप्टर आएगा कार्बन कंपाउंड, बहुत ज्यादा मजेदार चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर और पांचवा आवर्त सारणी, वो तो वैसे इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री तो खत्म हो जाएगी अपनी। तो देखो, कोशिश करेंगे इस चैप्टर को 6 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 6 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन कम से कम हाँ शुक्रवार तक, फ्राइडे तक हमारा ये चैप्टर क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं। पहला पॉइंट, धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण, लेकिन उससे भी पहले मुझे धातु अधातु के बारे में जानकारी देनी है थोड़ी सी। तुम्हारे दिमाग में डालना है कि धातु क्या चीज होती है और अधातु क्या चीज होती है। वैसे कई बार बता चुका मैं। तो देखो, इसके लिए आपको एक पॉइंट तैयार करना पड़ेगा, तत्व, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट। कई बार नाम सुना होगा आप सबने, तत्व। जितने भी, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी गैलियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जर्मेनियम, सबके सब तत्व हैं, सबके सब तत्व हैं। और प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है, 118। तो थोड़ा सा ध्यान दे लो इसके अंदर। तत्व किसे कहते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्व। अब मैंने तुम्हारे सामने बहुत सारे तत्व छोड़ दिए बोर्ड के ऊपर। हाइड्रोजन, लिथियम, बोरोन, सिलिकॉन, फास्फोरस, हीलियम, या बात करूं मैं, Au का मतलब गोल्ड, Ag का मतलब चांदी, Pt का मतलब प्लेटिनम, Pb का मतलब सीसा, कॉपर का मतलब तांबा, जिंक का मतलब जस्ता, गैलियम, Sn का मतलब टिन। बहुत सारी चीजें आ गई। अब ये देखो, ये सब तत्व हैं, ये सब के सब क्या है, तत्व है। हाइड्रोजन, लिथियम, प्लेटिनम, बोरोन, हीलियम, सब तत्व हैं और सब में अपने अपने पर्सनल परमाणु पाए जाते हैं। हम ये कभी नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम से मैच करते हैं, जबकि दोनों ऊपर नीचे आते हैं, हाइड्रोजन 1 पर और हीलियम 2 पर। दोनों के परमाणुओं में रात दिन का फर्क है। हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम के परमाणु से मैच नहीं करते, किसी भी तरीके से देख लो आप, नहीं करेंगे तो मैच नहीं करेंगे। हीलियम के परमाणु कॉपर से मैच नहीं करेंगे। कहां से मैच करेंगे, हीलियम गैस होती है और कॉपर क्या होती है, धातु होती है। ये अधातु धातु है, तो बहुत फर्क है। तो सब चीजें सोच समझकर फिर साइंटिस्ट ने डेफिनेशन तैयार की कि तत्व किसे कहते हैं, जिसमें खुद के पर्सनल परमाणु पाए जाते हैं, जिसमें खुद के एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है, हीलियम के अंदर जितने भी परमाणु होंगे सबके सब आपस में समान होंगे। कॉपर में जितने भी परमाणु हैं सबके सब आपस में समान होंगे। चांदी में जितने भी परमाणु होंगे सबके सब आपस में समान होंगे। गोल्ड में समान होंगे, सिलिकॉन में समान होंगे, बोरोन, प्लेटिनम, लिथियम, फास्फोरस, गैलियम, टिन, लेड, जिंक, सबके परमाणु आपस में समान होंगे लेकिन दूसरों से अलग होंगे। जिंक के सारे परमाणु बिल्कुल फोटोकॉपी है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन जिंक के परमाणु कॉपर से नहीं मिलते, जिंक के परमाणु गोल्ड से नहीं मिलते। इसलिए डेफिनेशन बन गई, जिसमें एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं, परमाणु, उन्हें तत्व कहते हैं। अभी जो तत्व है ना, तत्व है, प्रकृति में अब तक कितने तत्व मौजूद है सब जानते हैं, 118। कितने तत्व मौजूद है, 118। अब देखो, ये जो 118 तत्व है ना, इनको 3 भागों में बांट दिया। इनमें धातु भी है, इनमें अधातु भी है, और इनमें उपधातु उपधातु इस चैप्टर में आपको उपधातु की जानकारी नहीं लेनी। इस चैप्टर में आपको तो धातु पढ़ना है, एक अधातु पढ़ना है, उपधातु की जानकारी दूंगा मैं तुम्हें 5वें चैप्टर में। जो 5वां चैप्टर आएगा ना, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसमें हम उपधातु के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, बाकी इसकी कोई डिटेल नहीं देनी। तो धातु अधातु, अब ये जो तत्व है ना, यहाँ पर इनमें धातु भी है, इनमें अधातु भी है और इनमें उपधातु भी है। तो थोड़ी सी तो जानकारी मैं तुम्हें दे दूं ताकि तुम्हारे दिमाग में आइडिया रहे। जो 118 तत्व है ना, 118 तत्व, उनमें लगभग का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक्यूरेट नहीं है, लगभग 80 धातु है। लगभग कितनी धातु है, 80 मेटल, सबसे ज्यादा धातु होती है 80 धातु। और इन 118 में 18 अधातु है, ये फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है। 18 क्या होती है,
अधातु, और 7 या 8 क्या होती है? उपधातु। ये अपने दिमाग में मोटा मोटा आइडिया रखना कि धातुएं लगभग 80 है, अधातु 18 है और उपधातु कितने हैं। फिर आप ये इनका एडिशन करने मत बैठ जाना कि सर 80, 18 और 7 118 तो नहीं होते। तो धातु के आगे मैंने लगभग लगाया, 80 से ज्यादा भी तो हो सकती है ना। वैसे आपको याद रखना है लगभग धातु 80 होती है, अधातु 18 होते हैं, ये फिक्स है। और ये 7 से 8 क्या है? उपधातु। और ध्यान रखना 118 तत्वों में 118 तत्वों के अंदर धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है। और 118 तत्वों में कुल मिलाकर मात्र 11 गैसें हैं। 118 में गैस कितनी है? 11। गैस कितनी है? 11। 11। देखो इतनी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, तब जाके अभी चैप्टर चालू, मेरी आदत नहीं है कि मैं डायरेक्ट सिलेबस पढ़ा दूं, ऐसे पहले समझ में आना चाहिए बच्चों के, तब जाके मजा आता है। 11 गैस है। 118 तत्वों में गैस कितनी है? 11। 11। एक ही द्रव है, एक ही द्रव पदार्थ है, वो है मरकरी, पारा। ठीक है, बाकी अधातु है। और बाकी जो भी बच गए सब ठोस है। सबके सब क्या है? ठोस। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, टिन, पीबी, लेड, शीशा, सब कुछ सॉलिड है, सब कुछ ठोस है, सब धातु हैं। ठीक है, तो इतना आइडिया दिमाग में रहेगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुण। हाँ, एक चीज और देख लेना यहाँ से, धातुओं के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होता है। धातुओं के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज? प्लस। प्लस का। धातुओं के ऊपर माइनस का। ये भी अपने दिमाग में रखना, जितनी भी मेटल्स आएगी ना सब पर प्लस है। जैसे सोडियम धातु है तो इसके ऊपर प्लस आता है, लोहा धातु है तो इसके ऊपर प्लस आता है, एल्यूमिनियम धातु है तो इसके ऊपर प्लस आता है, सबके ऊपर प्लस। जिनके ऊपर प्लस आ रहा है ना, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको समझना है जिनके ऊपर भी प्लस आ रहा है आप सोच सकते सर ये तो मेटल है। धातु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेटल। किस तरह तो मेटल है तो धातु है। तो बताओ धातुओं की कितनी बड़ी पहचान है? धातुओं की कितनी बड़ी पहचान है कि उनके ऊपर कौन सा आयन आता है? धन आयन। कौन सा आवेश आता है? धन आवेश। तो आवेश दो ही तो होते हैं, या तो प्लस वाला या माइनस वाला। तो आप सोचो, आप धातु का पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हो। किसके आधार पर? हाँ, क्वेश्चन है कोई? नहीं। देखो, धातुओं का पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हो। सिर्फ प्लस के आधार पर। प्लस देखा यस सर। सर ये तो धातु है, प्लस देखा नहीं ये तो धातु है। और जिनके ऊपर माइनस आता है, जिनके ऊपर माइनस आता है वो क्या होती है? अधातु। ये भी कौन लो, धातुएं हमेशा ठोस होती है और अधातु हमेशा या तो द्रव अवस्था में मिलेगी या फिर गैस में मिलेगी। ये जितने मैंने अभी 11 गैसें बताई ना, सब अधातु है। सबके सब क्या है? अधातु। एक ही द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, बताओ हर चीज अधातु। तो कंफ्यूज होने का या कंफ्यूज पारा। होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं चालू करने जा रहा हूं धातुओं के भौतिक गुण। ये सब बेसिक चीजें हैं और ये सब चीजें नोट्स वोट्स में नहीं मिलेगी आपको, ये सिर्फ आपको क्लास के दौरान मिलती है और ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं, धातुओं के भौतिक गुण। चलो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, धातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहले किसका पढ़ना है? धातु का। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में मेटल होनी चाहिए, नॉन मेटल बाद में पढ़ेंगे, पहले धातु कंप्लीट करो। अब धातुओं की कितनी बातें तुम्हारे दिमाग में है कि आवर्त में लगभग 80 धातु है, धातुओं के ऊपर प्लस चार्ज आता है, धातु हमेशा ठोस होती है, तो इतनी सारी चीजें तो आपको पहले से ही पता है। तो संख्या ज्यादा है, आकार में ठोस है,
ठीक है, और उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, प्लस होता है। तो पहले पढ़ोगे धातुओं के भौतिक गुण और फिर धातुओं के रासायनिक गुण, फिर अधातुओं के। तो पहले ये देख लो भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में क्या मतलब है। भौतिक गुण क्या होते हैं मैं बता दूं। अगर आपको धातु के भौतिक गुण देखने हैं, आपके सामने कोई सी भी मेटल रखी हुई है, मान लो लोहा है, सोना है, चांदी है, सब धातु है, तो इनके भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुणों से मतलब ये होता है कि इसका आकार कैसा है, ठीक है, इसमें चमक कैसी है, इसका रंग कैसा है, इसमें आवाज कैसे आती है, ये ऊष्मा की चालक है कि नहीं है, विद्युत की चालक, ये चीजें रंग, आकार, अवस्था, ये सब चीजें कौन से गुणों में आती है, भौतिक गुणों के अंदर। सब चीजें कौन से गुणों में आ रही है, भौतिक गुणों के अंदर। और रासायनिक गुणों का क्या मतलब है, जहां पर विज्ञान में रासायनिक शब्द आ जाता है ना, तो समझ लिया करो कि कोई ना कोई अभिक्रिया होने वाली है, कि धातु को किसके साथ मिलाया जा रहा है, या तो धातु की अभिक्रिया पानी से होगी। रासायनिक शब्द आते समझ लेना कि किसी ना किसी की कोई ना कोई दो अभिकारकों को मिलाया जा रहा है और क्रियाफल या उत्पाद बनाया जा रहा है। तो रासायनिक गुणों का मतलब है धातु की अभिक्रिया करवाओगे पहले किसके साथ, पानी के साथ, धातु की अभिक्रिया वायु के साथ, धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ, और धातु की अभिक्रिया क्षारों के साथ। लेकिन ये सब चीजें किस में पढ़ी जाती है, रासायनिक गुणों में। और हम पहले कौन से गुण पढ़ रहे हैं, भौतिक गुण। भौतिक अब ध्यान रखना कम से कम भी आपको 9 या 10 भौतिक गुण पढ़ने हैं, 9 या 10। पहला पॉइंट देखो क्या क्या पढ़ना, पॉइंट का नाम बता रहा हूं। पहला पॉइंट है भौतिक अवस्था, नाम से ही पता लग जाएगा। भौतिक अवस्था, अवस्था का मतलब धातु ठोस है कि गैस होती है कि द्रव होती है। दूसरा पॉइंट धातुओं का रंग। तीसरा पॉइंट चमक। पॉइंट नंबर 4, ये तो आप 8वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। 5वां पॉइंट तन्यता। 5वां पॉइंट तन्यता। पॉइंट नंबर 6 ध्वनिकता। पॉइंट नंबर 7 भंगुरता। गलनांक। भंगुरता इसमें नहीं आएगी, भंगुरता तो अधातुओं का गुण है, अधातुओं का। गलनांक। घनत्व। पॉइंट नंबर 8 घनत्व। क्या हो गया, घनत्व। पॉइंट नंबर 9, और पॉइंट नंबर 9 है ऊष्मा एवं विद्युत का, ऊष्मा एवं वैद्युत का चालन। मतलब कि धातु में से ऊष्मा निकलती कि नहीं निकलती, धातु में से करंट पास होता है कि नहीं होता। पॉइंट नंबर 10, और पॉइंट नंबर 10 क्या बचा, गलनांक, घनत्व, सब कुछ आ गया। ध्वनिकता, तन्यता, चमक, रंग, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था आएगी, रंग आएगी, चमक, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिकता, गलनांक।